हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी का प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उधर से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ बैटरी कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी लाइट। तो इमरजेंसी लाइट में कौन सा बैटरी आपका यूज होता है? इमरजेंसी लाइट में आपका जनरल यूज होता है लीड एसिड बैटरी। ठीक है, ये वाला जो आंसर दिया गया है आपका लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। लीड एसिड बैटरी का पॉजिटिव प्लेट, लीड का पॉजिटिव प्लेट है आपका PbO2। इसका मतलब है लीड पेरोक्साइड। इसका पॉजिटिव प्लेट है लीड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट है उसका स्पॉन्जी लीड, जिसको हम Pb बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट क्या हुआ? PbO2 लीड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट उसका आएगा स्पॉन्जी लीड। और उसका इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या यूज होता है? H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या है दोस्तों? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीड एसिड सेल में उसका बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट हिसाब से यूज किया जाता है। उसका ईएमएफ अगर मान लेंगे, उसका ईएमएफ आपका आ जाएगा लगभग 2.1 वोल्ट पर सेल। ठीक है, इसका ईएमएफ जो है 2.1 वोल्ट पर सेल, उसका ईएमएफ आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इधर हमारे अगले क्वेश्चन पर, द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी व्हिच अपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट रिजल्ट इन। ठीक है, जो एनर्जी डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट वो कौन करता है? वो हिस्टोसिस लॉस जो होता है वो एनर्जी लॉस को हीट के आकार से करता है। तो ये जो एनर्जी वेस्टेड जो होता है हिस्टोसिस लॉस में, वो कैसे होता है? वो डिपेंड करता है आपका हिस्टोसिस लूप का विड्थ के ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरह का आएगा आपका हिस्टोसिस लूप, ऐसे ऐसे आएगा आपका हिस्टोसिस लूप। ये जो आपका विड्थ है ना हिस्टोसिस, इसका जो विड्थ है, ये वाला विड्थ, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना एनर्जी वो डिसिपेट करता है। और आएंगे उसके जो फार्मूला के ऊपर। हिस्टोसिस लॉस का जो एनर्जी डिसिपेशन फार्मूला क्या है? इसका जो फार्मूला है वो है ईटा एफ बी मैक्स टू दी पावर 1.6। जो 1.6 है ये सिर्फ सिलिकॉन स्टील के लिए 1.6 लिखा हुआ है। उसका यूनिट आपका आ जाएगा हिस्टोसिस लॉस का यूनिट जूल, उसका आएगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। देखिए, ये जो फार्मूला है वो है एनर्जी डिसिपेशन का फार्मूला हिस्टोसिस लॉस का। ये है आपका ईटा फ्रीक्वेंसी बी मैक्स, मतलब बी मैक्स एफ्लक्स डेंसिटी का टू दी पावर 1.6। ये जो 1.6 का वैल्यू दिया गया है वो है ओनली फॉर सिलिकॉन स्टील के लिए। ठीक है, और आपका हिस्टोसिस जो एनर्जी डिसिपेशन का यूनिट आपका आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। और इधर चलते हैं दोस्तों ऑप्शन के ओर। आयरन लॉस, कॉपर लॉस। जो आयरन लॉस और हिस्टोसिस लॉस वो दोनों कांस्टेंट लॉस में जाता है, जो कि आपका जनरेटर या मोटर पे जो लॉसेस होता है आयरन लॉस और हिस्टोसिस लॉस इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट लॉस। कॉपर लॉस आपका आ जाएगा वेरिएबल लॉस में। जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग, ये जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग क्या है? जो आपके फील्ड जो पहले से कंटेन करके लगता है। ठीक है, तो ये जनरली आपका आ जाएगा रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग आपका आ जाएगा लगभग 4 से 10 वोल्ट होगा। जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग आपका 4 से 10 वोल्ट तक रेसिडुअल मैग्नेट पहले से ही आपका फील्ड कंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इफ टू कंडक्टर प्लेट आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड टू फॉर्म ए पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट, इट्स नोन एज। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है वो क्या बोला है क्वेश्चन पे? दो इलेक्ट्रोड है जो कि एक लिक्विड में इमर्स किया गया है, मतलब रखा गया है, जिसके थ्रो से आपका करंट पासेस होता है। वो दो जो है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो कंडक्टर प्लेट इधर है, मैं आंसर ही पहले आपको बता दिया। जो कंडक्टर प्लेट बताया गया वो आपका ऐसा है, एक कंटेनर है ऐसा। ठीक है, कंटेनर का अंदर कुछ लिक्विड ऐसा है ऐसे। ये एक आ जाएगा आपका
कंडक्टर प्लेट, और ये आ जाएगा एक कंडक्टर। ये दोनों को क्या बोलते हैं आपको पता है? ये जो दोनों प्लेट में एक आपका होगा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा आपका होगा नेगेटिव प्लेट, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम उसको बोलते हैं। ये जो लिक्विड है ना इसके अंदर, ये जो लिक्विड को हम ये वाला इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अंदर जो लिक्विड है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? ये वाला जो है और जो ये वाला है, ये दोनों आपका इलेक्ट्रोड में आ जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन तो पता है। आयरन क्या होता है? जो निकेल आयरन सेल है ना, उसका नेगेटिव प्लेट में आपका आयरन यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का पता होगा, उसका अंदर जो लिक्विड यूज होता है, जैसे आप वो पहले से जो पढ़ के आए लीड एसिड बेस्टरी में H2SO जो कि सल्फ्यूरिक एसिड उसका इलेक्ट्रोलाइट है, और निकल आयरन में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो उसका इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं उसका अंदर करंट को फ्लो अप करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द पोल कोर एंड सर्विस एज द पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक करंट, ठीक है। वो जो पहले जो बता गया आपको मैकेनिकल सपोर्ट टू द पोल कोर, वो आपको पता है एक जो आर्मेचर या मोटर, सॉरी आर्मेचर बता रहा हूँ, जनरेटर या मोटर, उसका एक फ्रेम है, ठीक है। जो जिस फ्रेम में हम फील्ड पुल ऐसे माउंट करते हैं, ठीक है, ऐसे उसका फील्ड पुल कुछ माउंटेन करते हैं, ठीक है। योक जो है वो जो आपका जो फ्रेम दिखता है ना, इसको हम योक बोलते हैं, क्योंकि वो आपका फील्ड पोल को कंटेन करता है, ठीक है। वो भी बोला है कि गिव द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द पोल कोर एंड द एज ए पार्ट ऑफ द मैग्नेट, मतलब रिटर्न पाथ ऑफ द फ्लो जो होता है ना, वो आपका योक के थ्रू से फ्लो करता है। एक क्वेश्चन भी ऐसा आएगा कि रिटर्न पाथ ऑफ द फ्लक्स कहाँ फ्लो होता है? योक के थ्रू से आपका रिटर्न पार्ट ऑफ द फ्लक्स फ्लो होता है। और कम्यूटेटर, आर्मेचर फील्ड तो कॉमन है, आपको आर्मेचर फील्ड के बारे में ज़रूर पता होगा। जो कम्यूटेटर है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। जो कम्यूटेटर है ना आपका दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नहीं, मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। कम्यूटेटर को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर, जो कि आपका AC टू DC करता है, और DC से AC भी कर सकता है, DC टू AC भी कर सकता है। AC से DC कहाँ पे करता है? AC से DC करता है आपके DC जनरेटर पे। जो AC से DC है ना, ये आपका DC जनरेटर पे करता है। DC से AC कहाँ पे करता है? DC से AC ये वाला आपका DC मोटर पे करता है, क्योंकि उधर आपका इनपुट क्या दिया जाएगा, DC सप्लाई दिया जाएगा, वो कम्यूटेटर के थ्रू से ये AC कन्वर्ट होकर वो आर्मेचर को जाएगा। आप ऑलवेज ये याद रखना कि आर्मेचर जो है वो ऑलवेज AC ही प्रोड्यूस करता है, वो चाहे DC मोटर हो या अल्टरनेटर कैसे हो, आर्मेचर जो है वो ऑलवेज AC ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। Which of the following is used to measure AC or DC voltage, time period and the relationship and frequency, ठीक है, फेज रिलेशनशिप एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें से कौन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो AC DC वोल्टेज, टाइम पीरियड, फेज रिलेशनशिप एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है? और एक ही एलिमेंट है आपका CRO, जो AC का वेवफॉर्म, DC का वेवफॉर्म, टाइम पीरियड, फेज रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी सब मेजर करता है आपका CRO। एनर्जी मीटर क्या करता है? आपका घर का जो एनर्जी है मेजर करता है। एनर्जी का मतलब वो क्या करता है? किलोवाट आवर का मेजर करता है आपका एनर्जी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर आपका क्या करता है? फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। और जो इधर है ना मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, इसको हम बोलते हैं MDI, ठीक है। वो क्या करता है ना, वो रिकॉर्डेड करता है कितना बेस लोड आपको रिकॉर्ड करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना बेस लोड रिकॉर्ड करता है, और ये वाला मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आपको रिकॉर्डेड करता है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इफ द अल्टरनेटर हैज हाईली रोटेटिंग आर्मेचर एंड connected to a 3-phase star supply, then it will have dash slip ring, ठीक है दोस्तों। आपका जो स्टार कनेक्शन है वो आपको पता होगा कुछ इस तरह सा है। आपका स्टार कनेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब इधर तो एक 3 टर्मिनल के तीनों के लिए तीनों रहेगा, एक है आपका न्यूट्रल टर्मिनल,
ठीक है। ये जो तीनों है ना, इस सब के लिए आपका एक एक स्लिप रिंग लगेगा। तो काउंट कर लीजिए कितना, ये वाला आपका 1 2 3 और 4, आपको टोटल कितना स्लिप रिंग चाहिए, 4 स्लिप चाहिए, जो कि क्वेश्चन पे आपको बता दिया गया है कि स्टार कनेक्शन है। अगर इधर आपका डेल्टा कनेक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन आपका कुछ इस तरह से है, तो कितना लगेगा आप खुद देख के बता लीजिए, 3 स्लिप रिंग। अगर डेल्टा कनेक्शन दिया होगा उधर 3 स्लिप रिंग लगेगा, और स्टार कनेक्शन दिया है इसलिए इधर 4 स्लिप रिंग लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज कंपेयर टू द लीड एसिड सेल द निकल आयरन सेल हैज, अगर हम कंपेयर करेंगे लीड एसिड सेल और निकल आयरन सेल, तो दोनों में जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से क्या होगा। ये जो आंसर दिया है आपको देख रहे हैं लोअर एफिशिएंसी, और लोअर एफिशिएंसी क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ले लीजिए, ये वाला है निकल आयरन सेल, ये वाला आपका धर लीजिए, पकड़ लीजिए कि लीड एसिड सेल। ठीक है, ये वाला निकल आयरन सेल, ये वाला आपका लीड एसिड सेल। मैं 2 टेबुलेशन कर लेता हूँ। ये वाला आपका आएगा एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एम्पियर पर आवर एफिशिएंसी आपका आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा वाट आवर एफिशिएंसी। ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा वाट पर आवर एफिशिएंसी। ठीक है, निकल आयरन का जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है ना दोस्तों, ये आपका है 80%। ठीक है, और वाट आवर जो एफिशिएंसी है वो आएगा आपका लगभग 60% आ जाएगा। लीड एसिड सेल जो है, लीड एसिड सेल का एम्पियर आवर का एफिशिएंसी लगभग 90% से 95% तक आ जाएगा। समझ सकते हैं जो डिफरेंस, समझ सकते हैं। वाट आवर एफिशिएंसी कितना आएगा, 72 से 80% तक। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, एफिशिएंसी का जो डिफरेंस है। तो ठीक है, तो लीड एसिड सेल क्या होगा, आज कंपेयर टू लीड एसिड सेल निकल आयरन सेल हैज लो एफिशिएंसी। तो दोस्तों जो 2 सेल की डिस्कशन इतना हो गया, तो दोनों की बता देता हूँ। पहले बता दिया हूँ कि लीड एसिड सेल में H2SO4 मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज होता है। निकल आयरन सेल का आपका KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ठीक है, जो निकल आयरन सेल है इसका पर सेल वोल्ट कितना है, 1.2 से आसपास, 1.2 वोल्ट पर सेल। ठीक है, उसका जो निकल आयरन का है 1.2 वोल्ट पर सेल, और लीड एसिड का तो पहले बता दिया हूँ 2.1 वोल्ट पर सेल। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। व्हाई वुड ए सिंक्रोनस मोटर फेल टू स्टार्ट। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर आपका क्यों स्टार्ट करने से फेल होता है, आपको एक ही आंसर है उसका। आपको पता ही होगा जो स्टार्टिंग टर्क, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टर्क TST, स्टार्टिंग टर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। ये दोनों में डिफर करता है। एक है आपका सिंक्रोनस मोटर, ये वाला आपका आ जाएगा, ये वाला जो है आपका आ जाएगा किस में, सिंक्रोनस मोटर में। वो आपका आएगा एक इंडक्शन मोटर में, जो स्टार्टिंग टर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात को हम नहीं लेंगे, तो चलते हैं हम पे इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्टिंग टर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, पहली बात तो ये देखते हैं ऑप्शन से कौन सेटिस्फाई करता है। आपको तो आंसर का ये दिया हुआ है, ये वाला देखिए, सप्लाई वोल्टेज में हैव टू लो। ठीक है, अगर आपका ये वाला जो वोल्टेज बहुत ही लो हो जाएगा, मतलब टू लो मतलब बहुत ही लो हो जाएगा, तो स्टार्टिंग टर्क क्या होगा उसके हिसाब से लो रहेगा। अगर स्टार्टिंग टर्क लो रहेगा तो मोटर कैसे स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सिंक्रोनस मोटर फेल टू स्टार्ट, किसलिए, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज अगर टू लो होगा तो स्टार्टिंग टर्क उसका कम प्रोड्यूस होगा, तो मोटर फेल टू स्टार्ट होगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किटेड इज, ये वाला तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। जो है ना इधर दिया गया है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो है आपका फ्यूज। ठीक है, तो ये वाला तो आपको आंसर पता ही होगा फ्यूज। तो एक इधर है आपका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम पे, वो है सीलिंग रोज के ऊपर। जो सीलिंग रोज है वो प्राय ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि सीलिंग रोज जो है वो किस टाइप का एक एसेसरीज है। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, सीलिंग रोज जो है वो आपका जनरल एसेसरी पे जाता है। ठीक है, सीलिंग रोज जो है वो आपका जनरल एसेसरी पे जाता है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर।
पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। टू रन द यूनिवर्सल मोटर एज ए डीसी मोटर ऑन एसी सप्लाई द कम्यूटेशन इज एलिमिनेटेड बाय। अगर आप यूनिवर्सल मोटर को डीसी मोटर ऑन एसी सप्लाई, ठीक है, मोटर डीसी पर एसी सप्लाई से उसको चलाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपका कम्यूटेशन जो है उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो आप पहला वाला जो आंसर है उसका ये वाला आंसर दे, इंसर्टिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड कम्यूटेटर, ठीक है। ये आपको मैं फिगर के थ्रू से समझा देता हूँ, इधर आप थोड़ा देख लीजिए। ये वाला आपका आ जाएगा कम्यूटेटर, ठीक है, उसमें ऐसा सेगमेंट है, ठीक है। छोड़ो, आपको सबसे आसान तरीका से बता देता हूँ। ये वाला तो आप पता होगा, इस तरह सा ऐसे जो कि आर्मेचर स्लॉट्स जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो वाइंडिंग जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे आपका वाइंडिंग होगा, ठीक है। ये जो हो इधर इंसर्टिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड कंडक्टर, ये वाला है आपका आर्मेचर कॉइल, ठीक है, ये वाला है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। जो रेजिस्टेंस इंसर्टेड करने के लिए बोला है वो आपका रेजिस्टेंस जो है इधर लगेगा, ठीक है, ऐसा इधर ये वाला इधर रेजिस्टेंस लगेगा, ये वाला इधर एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप डीसी मोटर को एसी सप्लाई से स्टार्ट कर सकते हैं और उसका कम्यूटेशन एलिमिनेट करते हैं इस तरह से। यूज वाला जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रोसेस को हम रेजिस्टेंस कम्यूटेशन बोलते हैं, जो कि आर्मेचर कॉइल एंड कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। एट हुईच वेदर कंडीशन इज कोरोना अकर मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा एक वेदर है जिसमें से आपका कोरोना अकरेंस मैक्सिमम होता है। हॉट समर इधर तो नहीं होगा, विंटर पे नहीं होगा, ड्राई वेदर में नहीं होगा, जो ह्यूमिड एयर है ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा, जिसमें आपका ह्यूमिड पार्टिकल मतलब बरसात का सीजन, ऐसे सीजन में आपका कोरोना अकरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों पहले हमको कोरोना के बारे में कुछ पता चल जाता तो अच्छा होता। जो कोरोना है ना, ये आपका एक ब्लूइश कलर का लाइट जो प्रोड्यूस होता है और ये एक लॉसेस है, ठीक है। ये वाला जो है एक लॉसेस है, एक ब्लू कलर का लाइट जो कि ह्यूमिड एयर का कंडीशन, वेदर का कंडीशन प्रोड्यूस होता है। ये है आपका एक ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है। इसमें से क्या होता है, एफिशिएंसी जो है ना ट्रांसमिशन लाइन का, ये हाईली रिड्यूस हो जाता है क्योंकि एक लॉसेस है, ठीक है। इसको जो रिड्यूस कैसे करेंगे, जो लॉसेस है उसको तो मिनिमाइज करना चाहिए, नहीं तो हमारा फ़ायदा क्या होगा। लॉसेस अगर ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन पे तो एंड तक हमारा सही तरह से सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, रिड्यूस करने के लिए इसका मेथड है, उसको डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, जो ट्रांसमिशन लाइन ऐसे टावर है, ठीक है, इधर से ऐसे कंडक्टर जाया गया होगा, ठीक है, दूसरे टावर तक, ये वाला एक टावर तक दो कंडक्टर आया हो, ये जो टू वायर का अंदर जो डिस्टेंस है ना, इसको ज़्यादा कर देंगे। तो ज़्यादा करने से क्या होगा, इन दोनों के अंदर ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ज़्यादा स्पेस क्रिएट होने से कोरोना लॉसेस जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आपका ऐसा है कि यूजिंग बंडल कंडक्टर मतलब जो बोलते हैं ना, एक बंडल मतलब ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारा स्टोर्ड है जो कोई एक फॉर्मेशन होकर गया, बंडल फॉर्मेशन करके गया होगा। ये करने से आपका क्या होगा, जो कंडक्टर है ना उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो कोरोना लॉसेस आपका उधर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग आर द कॉइल ओवरलैप्ड एंड शुड द आर्मेचर रूटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर प्लेसिंग द कॉइल, ठीक है। इसमें से कौन सा वाइंडिंग है जो कि ओवरलैप होकर कनेक्शन होता है और इसको कनेक्शन करने के बाद जो आपका आर्मेचर है ना वो आपका रिवर्स डायरेक्शन पे मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन पे घूमता है, ठीक है। तो इस तरह का वाइंडिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरह का वाइंडिंग को हम लैप वाइंडिंग बोलते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो ओवरलैप कनेक्शन होता है। लैप वाइंडिंग जो है वो ओवरलैप ही कनेक्शन होता है, ठीक है। और लैप वाइंडिंग किस लिए यूज होता है? हाई करंट के लिए यूज होगी। वो पहले वाला वीडियो में बताऊँ, हाई करंट के लिए ये वाला आपका यूज होता है। जो वेव वाइंडिंग होगा या आपका हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो लैप वाइंडिंग में आपका पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होगा, वेव वाइंडिंग में आपका पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होगा। तो चलते हैं आपका इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। इन यूपीएस द लो पावर यूपीएस गोज अप टू द रेंज ऑफ, जो आपका लो पावर यूपीएस है उसका रेंज कितना है? 30 kV। दोस्तों ये याद रख लीजिए, जो यूपीएस है उसका सबसे लो पावर का उसका रेंज कितना है? 30 kV। वो आपका यूपीएस है। यूपीएस का मतलब क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और सोर्स। एस पर सोर्स हो सकता है, आप सप्लाई ले सकते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और सोर्स। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग अरेस्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एगनेस्ट हाई वोल्टेज? ठीक है, इसमें से आपका कौन सा एक लाइटिंग अरेस्टर है जो कि हाई प्रोटेक्शन एगनेस्ट हाई वोल्टेज में यूज होता है? वो है आपका दोस्तों थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, जो है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और इसका एक अलग तरीका से भी यूज है, वो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये जो थायराइड टाइप अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर, ये आपका बैकअप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। जो पहले जो है आपका हॉर्न गैप अरेस्टर, वो आपका कुछ इस तरह से आएगा। उसका फिगर कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। इधर एक चौक कोयला आ जाएगा, इधर आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका जो हॉर्न गैप अरेस्टर आएगा वो कुछ इस तरह से है। ये जो लाइटिंग डिस्चार्ज करता है ना, ये होके वो ऊपर जाके आपका जो आर्क है वो एयर में ही ऑमिट हो जाता है। ये इस तरह से लाइटिंग डिस्चार्ज करता है। और दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको रोड गैप अरेस्टर कैसा होता है। आपका जो रोड गैप अरेस्टर है वो आपका कुछ इस तरह से होगा। ये आपका जो ओवरहेड इंसुलेटर ऐसा ऐसा कुछ इस तरह का आपका रोड के दिखे होंगे। ट्रांसफार्मर के आसपास लगा होगा इस तरह का कुछ चीज़। ये है आपका रोड गैप लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। वो ये वाला जो रोड गैप अरेस्टर है वो किस लिए यूज होता है? वो आपका यूज होता है पीक वैल्यू ऑफ पावर को मेजर करने के लिए रोड गैप अरेस्टर यूज होता है। वो तो ये जो है ना, ये लाइन के साथ कंटैक्ट कनेक्शन रहा होगा। ये वाला जो है आपका अर्थ के साथ कनेक्शन रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। फॉर हीटर बेस द इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज फॉर। हीटर का जो बेस होता है ना दोस्तों, इधर आपका कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है? वो आपका पोर्सिलिन यूज होता है। क्योंकि पोर्सिलिन जो है ना, वो जो हीटर का बहुत सारे टेम्परेचर आता है उसका कॉइल को हीट करने के लिए, ठीक है। कॉइल हीट होने के बाद उधर ढेर सारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो उसको होल्डिंग करने के लिए आपका पोर्सिलिन इधर ज़्यादा सूटेबल है। उसका जो एकदम से जो उसका हाई टेम्परेचर है ना, वो स्टैंड कर सकता है पोर्सिलिन, ठीक है। तो दोस्तों आज के साथ ये जो DMRC का चल रहा था इतने दिन के 5वां चैप्टर इधर ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए चैनल पे तो कमेंट में ज़रूर बताना, जो कि मैं अगले वीडियो में उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आप सबका सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों।